अध्याय 231 उसे पागल कर दो। इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर घूमने वाले रेस्तरां के कमरे में एक परिष्कृत माहौल भर गया। जब ली जिंगरान ने रेस्तरां में कदम रखा तो फू किंगये वह पहला व्यक्ति था जिसे ली जिंगरान ने देखा था। उस व्यक्ति की शानदार और करिश्माई उपस्थिति को नज़रअंदाज करना कठिन था, चाहे वह शक्ल, सूरत या पहनावे में ही क्यों न हो। आज उसने जो कैजुअल कपड़े पहने थे उससे वह कम अलग थलग, मित्रतापूर्ण और आकर्षक लग रहा था। उनका सफ़ेद बंद गला मुश्किल से उनकी स्वाभाविक रूप से संतुलित गर्दन को छुपा पा रहा था, जिससे नाजुक तपस्या की आभा झलक रही थी। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए ली जिंगरान ने सुनिश्चित किया कि जब वह उस आदमी की ओर बढ़ी तो वह ईमानदार और उचित थी। हालांकि उसे बुलाने का मौका नहीं मिला था। गोंगजी ने पकड़ लिया और अभिवादन शुरू करने से पहले ली जिंगरान पर एक उत्तेजक मुस्कुराहट छोड़ दी। सुश्री ली, क्या संयोग है। ठीक वैसे ही ली जिंगरान की योजना बाधित हो गई। उसने अपना गुस्सा रोकते हुए सिर हिलाया। हेलो सुश्री गोंग, गोंगजी ने खुशी से उससे पूछा। क्या आप अकेली हैं सुश्री ली? उद्धरण चिन्ह। ली जिंगरान की नज़र खिड़की के पास बैठे आदमी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि बाद वाले ने उन पर ध्यान दिया था और उन्हें देख रहा था। ली जिंगरान ने जवाब में गुनगुनाया, सुश्री गोंग, आप भी? उद्धरण चिन्ह। वह और गोंगजी कुतिया हमेशा दुश्मन बने रहे थे। यदि उसका अनुमान सही था तो गोंगजी भी उसी चीज के पीछे थी, जो फू किंगये पर ठोकर खाने और उससे दोस्ती करने का नाटक करना था। ली जिंगरान ने अभी प्रश्न पूछा था। फू किंगये उठ खड़ा हुआ। उसकी ठंडी आंखों पर छाई कोमलता उसके अंदर की समृद्धि को उजागर कर रही थी। अपने होठों को हल्की सी मुस्कान में समेटते हुए उसने अपना मुंह खोला। ज़िक्सी, यहाँ पर। ली जिंगरान ने शेनशी को रेस्तरां में प्रवेश करते हुए देखा। साथ में गोंगजेट के प्रबंधक चेन नान भी थे जो पीछे चल रहे थे। वह पागलों की तरह उछल रही थी। गोंगजी की उत्तेजक मुस्कान और भी तेज हो गई क्योंकि उसने भव्य रूप से दिखाया कि वह अकेली नहीं थी। छत से गुस्से के साथ ली जिंगरान की आंखें बुरी हो गईं और वह शब्दों से परे गुस्से में थी। गोंगजी ने शेनशी की ओर अपना रुख किया और ली जिंगरान को देखकर मुस्कुराने से पहले प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। सुश्री ली, मैं ज़िक्सी के साथ हूँ। हम अब वहाँ जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप अपने भोजन का आनंद लेंगे। ली जिंगरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी छाती में आग लग गई हो। उन्हें फू किंगये की ओर आते देखकर ली जिंगरान को पता चल गया कि उसकी योजना विफल हो गई है। वह गोंगजी को फाड़ना चाहती थी जब गोंगजी ने सीट ले ली और उस पर उत्तेजक मुस्कुराहट फेंकी, इस डर से कि ली जिंगरान हैंडल से उड़ जाएगी। प्रबंधक ली हे ने उसे खींच लिया। जिंगरान, हमारी सीटें उस तरफ खत्म हो गई हैं। उसने जो कहा उसे नज़रअंदाज करते हुए ली जिंगरान कमरे में तीनों की ओर बढ़े और फू किंगये का अभिवादन किया। मिस्टर फू, क्या संयोग है। उद्धरण चिन्ह। इससे ली हे को काफी झटका लगा, लेकिन जल्द ही उसका मन शांत हो गया क्योंकि उसे अपनी भावनाएं नियंत्रण में लग रही थीं। वह गया और उसके साथ हो लिया। फू किंगये ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सुश्री ली, मैं सोच रहा था कि आपकी स्टाइलिस्ट सुश्री कई नी इस समय कहाँ हैं? मुझे सुश्री कई नी के साथ कुछ चर्चा करनी है, ली जिंगरान ने पूछताछ की। एक मूर्ति की तरह सुंदर दिखने वाला फू किंगये मंद और उदासीनता से मुस्कुराया। सुश्री कई नी किसी उलझन में हैं और मेहमानों से मिलने में असमर्थ हैं। हालांकि ली जिंगरान को पता था कि वह एक दीवार से टकराएगी, लेकिन वह इसे छोड़ नहीं सकती थी। कई नी को पकड़ने के लिए ली जिंगरान पागल हो गई थी। पूरी तरह से उसका दिमाग खराब हो गया था। मैं समझ गया।
अपने भोजन का आनंद लें, फिर मैं खुद को माफ कर दूंगा। उसने एक खाली चेहरा रखा। शोबिज में 20 से अधिक वर्षों के बाद ली जिंगरान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम थी। हालांकि वह अंदर ही अंदर गुस्से में थी। क्रोध और असहमति ने उसके शरीर के हर इंच को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह पागल हो गई। अध्याय 232। एक साथ बहुत अच्छे दिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। चीजें इस तरह खत्म नहीं होनी चाहिए। शेन शी, वह बव्वा उसका मांस और खून था। गोंगजी की जगह ली जिनरान को मिस्टर फू के साथ डिनर करना चाहिए। जब वे दरवाजे पर थे तो ली हे ने ठंडा पसीना पोंछा और ली जिनरान को फुसफुसाने से पहले उन्होंने लिफ्ट में उनके आने तक इंतजार किया। जिनरान, ये कहने की मेरी जगह नहीं है, लेकिन आपको शेन शी को परिवार में वापस स्वीकार करना चाहिए। खट्टा चेहरा खींचते हुए ली जिनरान ने अपने नुकीले नाखूनों को उसकी बगल में लटकती हथेलियों के मांस में गाड़ दिया। वह शांत लेकिन डरावने स्वर में बोली, क्या आपको लगता है कि मैं भी गलत हूँ? उद्धरण चिन्ह। ली, उसने गहरी सांस ली। आप इसे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? आखिरकार वह आपकी बेटी है और खून पानी से अधिक गाढ़ा है। वह एक बुरी बच्ची नहीं लगती। यदि आप उसके पास जाएंगे और स्वीकार करेंगे कि आप गलत हैं तो वह आपको माफ कर देगी। ली जिनरान की आंखों के सामने भयानक अंधेरा छा गया था और वह अपनी भावनाओं के उफान पर आकर विस्फोट कर सकती थी। वह अपने तक ही सीमित रही। पिछली घटना दिमाग में आते ही उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। ली, उसने जारी रखा, जरा सोचो मैंने क्या कहा। शेन शी दिखने, प्रतिभा और सामाजिक कौशल में बेहतरीन थे। ऐसी बेटी पाना बड़े गर्व और सौभाग्य की बात थी। ऐसे में उसे देना और लेना सीखना होगा। ली जिनरान ने बहुत देर तक विचार किया और आखिरकार जब वे लिफ्ट से बाहर आए तो उन्होंने बात की। वह परिवार के पास वापस नहीं आएगी। इन शब्दों से एक साथ गहरा आक्रोश और पश्चाताप झलक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बात कर रही थीं और साथ ही उनके सवाल का जवाब भी दे रही थीं। उसकी घटती आकृति को देखकर ली हाय ने मन ही मन आह भरी। खैर, अब गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं था। वह उससे कहना चाहता था कि वह शेन शी से बात कर ले, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उसका दिल तोड़ दिया था। शायद सू रुओवन को उसके घर वापस भेजना एक महान निर्णय था। सबकी अपनी अपनी अहम यात्रा थी। हर बच्चे की इच्छा होती है कि उसके माता पिता उस पर पूरा ध्यान दें और उससे प्यार करें, खासकर बेटियां जो अपने परिवार का प्यार चाहती हैं। हालांकि क्योंकि जिनरान के परिवार ने शेन शी का पालन पोषण नहीं किया, उन्होंने सू रुओवन का पक्ष लिया और शेन शी को नज़रअंदाज कर दिया, जिससे शेन शी का दिल टूट गया और निराशा हुई, जो स्पष्ट रूप से वर्तमान तनाव का कारण बनी। हालांकि उनके हालिया अवलोकन और हाल की घटनाओं के आधार पर शेन शी पूरी तरह से हृदयहीन नहीं थे। यह इस बात से स्पष्ट था कि उसने अपने दत्तक माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर जिंगरान और परिवार साथ बैठें और अच्छी बातचीत करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस बीच घूमने वाले रेस्तरां में गोंगजी केवल एक बार फू की गए से मिलने के बावजूद काफी बात कर रहा था। उन्होंने कमांडिंग और उत्कृष्ट उपस्थिति वाले व्यक्ति पर अफसोस जताया। यदि वह 20 वर्ष छोटी हो तो गोंगजी उसे लुभाने के लिए कुछ भी करेगा। उनके जैसा अच्छा आदमी मिलना मुश्किल था। यह अफसोस की बात थी कि वह इस उम्र में उनका बेटा बन सका। यह अनुचित था और उसे उसके बारे में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। उसने अपनी ठुड्डी उठाकर अपने सामने बैठे युवाओं को देखा। फू किंगे ने झींगा छीलने और मांस को शेन शी की प्लेट पर रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
वह धीरे से मुस्कुराया। इसे आजमाएं, ये शेफ द्वारा अनुशंसित व्यंजन है। शेनशी ने अपनी प्लेट में रखी मछलियों और झींगों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, मैंने पूरा नहीं किया है, एक प्यार भरी मुस्कान छोड़ते हुए। फू किंगे ने प्लेट को अपनी प्लेट पर रखा और धीरे से कहा, अपना समय लें। गोंगजी फिर से जीवित था। हो सकता है कि वह फू क्विंगे का पीछा करने में सक्षम न हो, लेकिन वह सबसे आगे और केंद्र में रह सकती है और प्यारे जोड़े को यहाँ भेज सकती है। शीशी और मिस्टर फू वास्तव में एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। अध्याय 233 ब्यू। वे एक फली में दो मटर की तरह थे, दोनों अपनी शक्ल से और एक दूसरे के सबसे छोटे हाव भाव को प्रतिबिंबित करते हुए। क्राउन प्रिंस आकर्षक और सुंदर लोलिता। ओह, गोंगजी इन दोनों को पूरी तरह से शिपिंग कर रहा था। शेनशी ने देखा कि गोंगजी उसे अजीब तरह से देख रहा था। मात्रवत लेकिन विचारोत्तेजक प्रकार के लुक ने शेनशी के रोंगटे खड़े कर दिए। सुश्री गोंग, कुछ और लें। गोंगजी ने झींगे को फू किंगे की ओर धकेल दिया। उन दोनों को भेजने का मन बनाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खो दो तुम लोग। मिस्टर फू, झींगे छीलो। जिक्सी की प्लेट लगभग खाली है। फू किंगे ने गोंगजेट के चेहरे पर भी अजीब भाव देखा था। उसने उसकी ओर सिर हिलाया। धन्यवाद सुश्री गोंग। गोंगजी अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से अपने मात्र प्रेम से अभिभूत हो रही थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृपया अपने भोजन का आनंद लें। मुझे खुद पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे दोपहर में रेड कारपेट पर चलना है, अन्यथा वह गाउन में उभरे हुए पेट के साथ अच्छी नहीं लगेंगी। उन दोनों के बीच समझौते को पक्का करने के लिए गोंगजी ने फर्स्ट स्नो होटल लाया। कौन जानता था कि ऐसा प्रेमी और समर्पित व्यक्ति अभी भी दुनिया में मौजूद है। मैंने हमेशा सोचा था कि इस तरह का रोमांस केवल कहानियों की किताबों में ही मौजूद है। अपना अधिकांश जीवन जीने के बाद गोंगजी को इस तरह का परी कथा रोमांस कभी नहीं मिला। फू किंगे ने भी यही भावना साझा की। मैं फर्स्ट स्नो होटल के मालिक को जानता हूँ। वह वर्षों से अपनी प्रेमिका की तलाश कर रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे वह अभी तक मिली है। इन शब्दों को सुनकर शेनशी अचंभित हो गई और उसने अभी अभी निगले हुए मांस के टुकड़े को खाकर लगभग दम तोड़ दिया। क्या उसने यही सोचा था? फू किंगे निराशा से देख रहा था। जब मैं अपनी छोटी बहन की तलाश कर रहा था तो मेरी उससे मुलाकात हुई। मुझे लगता है कि किस्मत ने हमें साथ ला दिया। शेनशी ने अपना गला साफ किया और उसकी आंखों में स्नेह झलकने लगा। खुशी और मिठास से भरी उसकी आवाज़ नर्म और मधुर हो गई। वह उसे ढूंढ लेगा। जैसा कि पता चला, इस होटल का मालिक भाई था। होटल में खाली जगह उसके लिए छोड़ दी गई थी। फू किंगे ने अपना सिर झुकाया और लड़की की ओर देखा। उसे वह मधुमेह रूप देने के लिए उसके मन में क्या था? गोंगजी को शेनशी के चेहरे पर मीठी मुस्कान के बारे में एक अजीब एहसास हुआ। क्या जिस व्यक्ति पर जिक्सी का दिल था वह मिस्टर फू के बजाय कोई और हो सकता है? शेनशी को पता नहीं था कि गोंगजी क्या कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्पष्ट विवेक के साथ कह सकती थी कि फू किंगे उसका भाई था। फू किंगे रात्रिभोज में गोंगजेट के कार्यों के पीछे के अर्थ को पकड़ने में चतुर और तेज था। उसने गोंगजी की ओर गंभीरता से मुड़ने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक शेनशी अपने कमरे में नहीं चली गई। सुश्री गोंग, जिक्सी और मैं भाई बहन हैं। मैं उसका भाई हूँ। गोंगजी अचंभित रह गया। क्या उसने इसे इतना स्पष्ट कर दिया? खोजे जाने के बाद गोंगजी को स्वीकार करना पड़ा कि मिस्टर फू की नज़र अच्छी थी। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
मिस्टर फू, आप चिंता न करें, मैं समझ गई। भाई, जरूर। वह अब एक भाई था। अभी भी संभावना थी कि वह भविष्य में प्रेमी बनेगा। उसकी आंखें ठंडी होने के साथ फू किंगे ने अपने होंठ मोड़े और उसे चेतावनी दी। मैं बता सकता हूँ कि आप केवल ये कह रहे हैं कि आपको यह मिल गया। भयभीत होकर गोंगजी ने अपना मन गटर से बाहर निकाला और सीधे चेहरे पर रख लिया। उसने आदरपूर्वक अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। मेरे मन को भी संदेश मिल गया। शायद मिस्टर फू बहुत अच्छे, विनम्र, सज्जन जैसे और विनम्र थे, जिससे उन्हें यह आभास हुआ कि वह अच्छे स्वभाव वाले और मिलनसार थे। उसके मन से यह बात निकल गई थी कि वह फू परिवार का बेटा था, जो सबसे विशेषाधिकार प्राप्त कुलीनों में से एक था। मिस्टर फू जिक्सी के सामने केवल सौम्य और मिलनसार थे। गोंगजी लाइन से बाहर थे। अगर जिक्सी नहीं होती तो गोंगजी शायद उनसे कभी नहीं मिलते। भोजन और बातचीत तो दूर की बात। अध्याय 234 क्रशिंग ब्लो। प्रसन्न होकर फू किंगे ने गोंगजी की ओर सिर हिलाया और मुस्कुराया। जिक्सी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से पारिवारिक बंधन था और वह किसी को भी इस रिश्ते पर संदेह करने की अनुमति नहीं देने वाले थे। फू किंगे और गोंगजी दोनों के स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर के रूप में शेनशी ने खुद गाउन पहनने से पहले उनके लिए एक लुक तैयार किया। गोंगजी शेनशी की स्टाइलिंग क्षमता से बहुत खुश थे। खुद को दर्पण में देखते हुए गोंगजी का मन उसकी सुंदरता से चकित हो गया। बुढ़ापा रोधी सौंदर्य गोलियां लेने के बाद से 10 दिनों में उसकी त्वचा धीरे धीरे अपनी प्रमुख स्थिति में लौट आई। प्रभाव तब और भी बेहतर थे जब उसने शेनशी द्वारा दी गई बाहरी कॉस्मेटिक के साथ मौखिक दवा को जोड़ा। उसकी त्वचा मजबूत थी और उसमें चमक थी। गोंगजी का स्वास्थ्य अच्छा था और उसकी त्वचा पर गुलाबी चमक झलक रही थी। फू किंगे ने शेनशी से एंटी एजिंग सौंदर्य गोलियां प्राप्त करने के तुरंत बाद नहीं लीं। हालांकि उन्हें अपनी निगरानी में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और तब से उन्हें इसके अच्छे परिणामों का एहसास हुआ। अब वह हर दिन गोलियां लेता था। एंटी एजिंग सौंदर्य गोली C2 परिवार द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम उत्पाद था, जो फार्मास्यूटिकल्स में चीन का नंबर 1 था। मौखिक प्रचार और गोली की सीधा प्रभावशीलता के माध्यम से उत्पाद दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। माँ और चाची ने उनसे कई बार इस गोली के अद्भुत प्रभावों पर टिप्पणी करते हुए पोस्ट करने का आग्रह किया था और बताया था कि कैसे उनकी गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त उनके लिए लड़ रहे थे। चूंकि यह केवल प्रारंभिक चरण था, C2 परिवार ने विश्व स्तर पर लॉन्च करने के लिए एंटी एजिंग सौंदर्य गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया था। देश के बाहर के लोगों को गोलियां प्राप्त करने के लिए निजी खरीदारों पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि सामान्य व्यक्तिगत खरीदारों के पास गोलियों तक पहुंच नहीं थी, जबकि जिनके पास पहुंच थी, उनके पास व्यक्तिगत खरीदारों के रूप में काम करने के लिए नकदी की कमी नहीं थी। एक बार जब उसने गोलियों के घटकों को तोड़ दिया तो क्विंगजुआन बहुत रोमांचित हो गया। वह व्यक्तिगत रूप से चीन आकर इस प्रतिभाशाली शोधकर्ता से मिलने के लिए गोलियों के निर्माण के पीछे वाले व्यक्ति का पीछा कर रहा था। फिर भी उन्होंने आसपास पूछा तो C2 परिवार ने जवाब दिया कि इस चमत्कारी बुढ़ापा रोधी सौंदर्य गोली को लॉन्च करने में हजारों शोधकर्ताओं और 20 साल का प्रयास लगा। किंगली ने उनसे C2 परिवार के साथ संपर्क करने के लिए कहा ताकि ये देखा जा सके कि क्या फू परिवार अपनी एंटी एजिंग सौंदर्य गोली और भविष्य के कॉस्मेस्यूटिकल उत्पादों के विदेश में एकमात्र वितरण का अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्विंगजुआन के सबसे बड़े भाई क्विंगली C2 परिवार के कॉस्मेस्यूटिकल्स के साथ साथ स्वास्थ्य और सौंदर्य पूरकों की नवीनतम रिलीज के
बारे में आशावादी थे क्योंकि ऐसे उत्पादों की संभावनाएं और बाजार बहुत बड़ा था। शेन शी शाम के गाउन में बाहर निकली। गोंग जी गपशप कर रहा था। उसके सामने वाली लड़की सुंदर शक्ल सूरत की धनी थी। आकर्षक लाल रंग की आकर्षक शाम की पोशाक उसकी सुंदरता का आकर्षण बढ़ा रही थी। परिष्कार और लालित्य का ये स्तर कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उनके दिलों पर वार कर सकता है। भव्य, वह बिल्कुल आश्चर्यजनक थी, ये सोचकर कि शेन शी अब गेंद का विजेता होगा। गोंग जी को निराशा हुई। यदि कोई और उससे अधिक सुंदर होता तो गोंग जी निराश और असंबद्ध हो जाती। हालांकि अगर ये लड़की उसके सामने होती तो गोंग जी हार मानने को तैयार था। उसने इस लड़की के प्रति ईर्ष्या की बजाय प्रशंसा की। निगाहें शेन शी पर टिकी रहीं। फू किंगे को एहसास हुआ कि वह कपड़े पहनने पर उसकी माँ से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि वह एक कांटेदार जंगली गुलाब की तरह थी जिसके चारों ओर वैराग्य की तीव्र हवा थी, जो उसकी माँ के विपरीत थी। उनकी माँ एक दयालु आत्मा थी और वह ऐसा कोई झटका नहीं दे सकती थी जिससे लोगों की सांसें थम जाएं। जिक्सी, क्या ये पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस नहीं है? गोंग जी को पता चला कि गाउन मिस्टर फू को उधार दिया गया था। शेन शी ने सिर हिलाया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। निश्चित रूप से, जब मैं रेड कारपेट पर चलूंगा तो अपना काम करूंगा। उन्हीं विचारों को दोहराते हुए गोंग जी को संदेश मिला। यह सही था। एक भव्य उत्सव के दौरान ली जिनरान को अचानक से बोल्ट देने से ज्यादा मजेदार क्या था। अध्याय 235, त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं। गोंग जी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लड़की और ली जिनरान के बीच क्या मनमुटाव था। न ही वह इस तरह की थी कि वह इधर उधर ताक झांक करती। हालांकि गोंग जी दुश्मन को करारा झटका देने के कार्य के पक्ष में थे। शेन शी ने आक्रामकता के बिना कोमल और आशा भरी निगाहों से फू किंगे की ओर देखा। प्रशंसा की चाह में फू किंगे ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, आप अच्छे दिखते हैं। उसे बहुत अच्छा लगता था जब वह उसके साथ प्यारा, शर्मीला और चुटीला व्यवहार करती थी। वह उसके साथ अपने सारे सुख दुख साझा करने का आनंद लेता था। तो एक बहन होने पर ऐसा महसूस हुआ। फू किंगे उसे दुनिया की सभी बेहतरीन चीजें देना चाहता था और उसे वह करने की इजाजत देना चाहता था जो उसका दिल चाहता था। शेन शी मुस्कुराने लगी और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। चापलूसी दोतरफा रास्ता था। कि गए, तुम सबसे सुंदर आदमी हो और मुझे यकीन है कि रेड कारपेट पर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये सब सुश्री कयनी को धन्यवाद है। फू किंगे स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर फू। एडोनिस होने के नाते आप शोस्टॉपर हैं। भले ही आपके ऊपर एक बोरी हो, मैं बस केक पर आइसिंग लगाता हूँ। शेन शी मुस्कुराया। गोंग जी ने सहमति व्यक्त की। वास्तविक व्यक्ति जो कुछ भी पहनता है वह अच्छा लगता है और यह एक अकाट्य सत्य है। उसने खुशी से जोड़े को देखा और फू किंगे की चेतावनी के बाद उसने अपना रवैया बदल दिया और उन दोनों को घूरते समय उसका ध्यान गटर में नहीं था। उनसे पहले की जोड़ियों में से एक हंक थी जबकि दूसरी नॉकआउट थी। अच्छे दिखने वाले लोगों में कुछ समानताएं होती थीं और उनके अपने मजबूत पक्ष होते थे जो आसानी से नजर आ जाते थे। गोंग जी को शर्म आ रही थी क्योंकि यह जोड़ी एक दूसरे को शुद्ध और साफ आंखों से देख रही थी जिसमें सहवास का कोई संकेत नहीं था। वह उन्हें एक जोड़े के रूप में भेजने के बारे में क्या सोच रही थी जबकि उनके पास वास्तव में भाई बहन होने का भाव था। फेदर्ड प्रिज्म इल्यूशन ड्रेस को फू किंगे ने एक सप्ताह पहले उधार लिया था और कल रात से रात भर हवाई जहाज से वापस लाया गया और 1 घंटे पहले पहुंचा। चूंकि शेन शी ने ठंड को बर्दाश्त नहीं किया,
इसलिए उसने फू किंगे और गोंग जेड के साथ गाउन उतारने से पहले अपने गाउन के ऊपर एक बड़े आकार की डाउन जैकेट जोड़ ली। ली जिनरान एक कदम पीछे थे और होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जब उनकी कारें एक के बाद एक निकल गईं। उदास आंखों से उसने शांत स्वर में ली हे से पूछताछ की, क्या तुम्हें पता चला कि मैंने तुमसे क्या पूछा था? उद्धरण चिन्ह। वानवान ने उसे फ़ोन किया और बताया कि शेनशी ने रेड कारपेट पर चलने के लिए स्कूल से उड़ान भरी है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आयोजक ने शेनशी को आमंत्रित किया था। शेनशी, घटिया लड़के को रेड कारपेट पर चलने का क्या अधिकार था? क्या वह मशहूर थी या उसके पास काम था? निश्चित रूप से उसने ऐसा केवल वानवान को परेशान करने के लिए कहा था। चिंता मत करो, रेड कारपेट सूची प्राप्त करने के लिए मुझे अंदर से कोई मिला है। वह सूची में नहीं है। ली हे ने ली जिनरान को सांत्वना दी। वह शायद मशहूर हस्तियों के ऑटोग्राफ मांगने के लिए मिस्टर फो और गोंग जेड के साथ घूम रही है। ऐसी कई लड़कियां थीं जो उत्साही प्रशंसक होने के नाते मशहूर हस्तियों से उनकी तस्वीर और ऑटोग्राफ मांगती थीं। ये घमंड करने और साथी साथियों से सम्मान पाने की बात थी। तमाम आश्वासनों के बावजूद ली जिनरान को एक असहजता महसूस हो रही थी। उन्होंने आगे पूछा, क्या आप गाउन के बारे में निश्चित हैं? उद्धरण चिन्ह। आज रात उसके रेड कारपेट पल के लिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। उदास दिख रहे ली हे ने सिर हिलाया। जैसा कि हम बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने गाउन उधार लिया था उसने शाही भोज में पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस पहनी हुई है। ली जिनरान ने भौहें चढ़ा दीं। जियांग यिन और उसके छात्र के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। ली वह मुस्कुराया। जियांग यिन और उसके छात्र सूची में हैं, लेकिन जियांग यिन और कई नी मिलान में हैं। वहाँ वसंत संग्रह के लिए एक फैशन शो है और वह कल ही समाप्त होगा। सहज महसूस करते हुए ली जिनरान कार में बैठ गए। जब तक जियांग यिन और कई नी आसपास नहीं थे, किसी को नहीं पता होगा कि फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस असली सौदा है या नकली। सब कुछ उसके नियंत्रण में रहा। अध्याय 236। दो गाउन। चाइना फिल्म फेस्टिवल में यह एक हलचल भरा दृश्य था। इसी पल के लिए मीडिया और सेलिब्रिटीज एक साथ आए। ली जिनरान शालीनता और उदारतापूर्वक कार से बाहर निकले। देखो, जल्दी, सुश्री ली ने आज फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस पहनी है। हे भगवान, वह एक परी की तरह खूबसूरत लग रही है। सुश्री ली एक सच्ची देवी हैं, और यह पोशाक एक मॉडल की तुलना में उन पर अधिक जचती है। ठीक है, हर कोई किसी भी कपड़े में अच्छा नहीं दिख सकता। आखिरकार सुश्री ली शोबिज में युवाओं की देवी हैं। वह निश्चित रूप से गेंद की सुंदरता बनने जा रही हैं। आश्चर्य से हौंफते हुए कैमरों से लैस मीडिया तुरंत उनकी ओर मुड़ गया और इस तरह एक फ्लैश उत्सव शुरू हो गया। अपने सिर को ऊपर और छाती को बाहर की ओर रखते हुए ली जिनरान ने अपनी सबसे गौरवपूर्ण संपत्ति, अपनी हंस गर्दन को पूरे प्रदर्शन के साथ प्रदर्शित करते हुए खुद को लालित्य के साथ प्रस्तुत किया। अनगिनत बार अपनी मुस्कुराहट का अभ्यास करने के बाद उसने एक आदर्श सुंदर मुस्कान बनाई। ली जिनरान प्रसन्न और प्रसन्न थे। देखना, समय और स्थान की परवाह किए बिना उसे सुर्खियों में रहना चाहिए। रेड कारपेट पर अन्य हस्तियां उसके बगल में केवल सहायक वस्तुएं थीं। ली जिनरान का लुक प्रभावशाली था और फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस की मदद से वह बिल्कुल खूबसूरत लग रही थीं। शेनशी ने देखा कि ली जिनरान लाल कालीन पर चली और फिर शालीनता से कार से बाहर निकली। उसने भारी डाउन जैकेट उतार दी और नीचे लाल गाउन सहजता से प्रकट कर दिया। इस बिंदु पर पत्रकारों के कैमरे अभी भी ली जिनरान की ओर थे। अगला दूसरा। रेड कारपेट के अंत में खड़ी लड़की को देखकर
सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अपनी आंखों के आश्चर्य को छिपाने में असमर्थ हो गए। लाल रंग की पोशाक वाली वह लड़की जिसकी उपस्थिति ठंडी थी, एक हेड ट्यूनर थी, जैसे कि आकाश का सबसे चमकीला तारा दुनिया की सारी सुंदरता को ढक रहा हो और सारा ध्यान चुरा रहा हो। कैमरे के लेंस का अपना एक दिमाग लग रहा था क्योंकि वे उसकी दिशा में घूम रहे थे। अच्छा, लड़की इतनी सुंदर थी, जैसे कोई परी धरती पर उतरकर उनके सामने आ रही हो। पौष और आकर्षक, उसके पास एक अलौकिक उपस्थिति थी जो उसकी हर छोटी हरकत से उनके पेट में तितलियां भेज सकती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, नहीं कोई जानता था कि वह यहाँ क्यों थी। वह एक रहस्य थी, एक ऐसा रहस्य जिसका आनंद लेने और उसमें खोए रहने से लोग बच नहीं सकते थे। हंगामा सुनकर ली जिनरान पीछे मुड़े और ब्लैकआउट कर सके। जबरदस्त गुस्से की लहर उस पर टूट पड़ी, उसकी हर एक कोशिका और खून की बूंद को हिलाकर रख दिया। शेन शी, ये शेन शी था। पिछले रेड कार्पेट इवेंट में ली जिनरान को गोंगजी ने हरा दिया था, जिसने उनका गौरव और सम्मान छीन लिया था। इस बार वह लड़का उसके लिए भी इसे बर्बाद करने वाला था। अगर कोई और होता तो शायद वह अभी इतनी नाराज नहीं होती, लेकिन उसे शेन शी, वह बेटी क्यों होनी पड़ी जिसे उसने सू परिवार से त्याग दिया था। सीधे चेहरे और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ शेन शी पत्रकारों की ओर देखे बिना सीधे रेड कार्पेट पर चली गईं, जैसे कोई महान रानी इतनी शान के साथ खुद को संचालित करते हुए भूमि का निरीक्षण कर रही हो। लोग उसकी उपस्थिति के सामने घुटने टेके बिना नहीं रह सके। शेन शी को देखने और उस पर फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस पर ध्यान देने के बाद लीहे चादर की तरह सफ़ेद हो गया। वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि ली जिनरान अपनी शर्मिंदगी न खोए और मीडिया के सामने खुद को मूर्ख न बनाए। ऐसा नहीं था कि वह इस बात से अनभिज्ञ था कि शेन शी जिनरान से मिलता जुलता था या सुंदर दिखता था, लेकिन लड़की को अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी सांसें थम गईं। लाल रंग की पोशाक वाली लड़की अलौकिक और मनमोहक रूप से सुंदर थी। उसकी सुंदर चेहरे की विशेषताएं जिनरान के समान थीं, फिर भी बाद वाले की तुलना में अधिक परिष्कृत थीं। अध्याय 237, कौन सा असली है और कौन सा नकली। उसने पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस पहनी हुई है। उद्धरण चिन्ह 2 पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस कैसे हो सकती हैं? उद्धरण चिन्ह OMG, यह एक परी है। ठीक है, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वह किस कंपनी से है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? उद्धरण चिन्ह मीडिया को एहसास हुआ कि अपरिचित परी ने जो गाउन पहन रखा था वह ली जिनरान के गाउन के समान था। ये सुश्री कई नी का विजयी कार्य फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस था। यह व्यापक रूप से ज्ञात था कि सुश्री कई नी के विजयी कार्य का केवल एक ही हिस्सा था। आई फैशन साक्षात्कार के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया कि दुनिया में केवल एक ही होगा और कोई नहीं। रेड कार्पेट पर असली और नकली कौन पहन रहा था? इस सवाल ने बहुत सोचने का मौका दिया। पत्रकार ली जिनरान पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक थे क्योंकि आखिरकार वह फिल्म महारानी थीं। ऐसी अफवाहें थीं कि सुश्री कई नी ने उन्हें फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस बेची थी। जहां तक उस परी की बात है जो अचानक प्रकट हो गई जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसके अच्छे रूप और अच्छे व्यवहार ने उन्हें यह आभास दिया कि वह नकली नहीं पहनेगी। हालांकि वहां केवल एक पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस थी और उनमें से एक ने नॉकआउट पहना हुआ था। अपने माथे पर उभरी हुई नसों को महसूस करते हुए ली जिनरान रुक गई और शेन शी के पास आते ही उस पर फुसफुसाने लगी। तो आप तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक आप मुझे क्रोधित करके मेरी कब्र तक नहीं ले जाते।
आपको नकली पोशाक कहाँ से मिली? उद्धरण चिन्ह। वह क्या खींचने की कोशिश कर रही थी? क्या वह सचमुच अपने 6 फीट नीचे गाड़ी चलाना चाहती थी? क्या किसी बड़ी घटना में उसे शर्मिंदा करना उसका अंतिम लक्ष्य था? आप कैसे बता सकते हैं कि मैंने नकली पहना है? खुश होकर शेन शी ने उसकी ओर देखा और तीखी मुस्कान बिखेरी। ली जिनरान निश्चित रूप से एक स्मार्ट एसएस हैं जो वास्तविक डिजाइनर के सामने नॉकऑफ पहनती हैं और बेशर्मी से कहती हैं कि उन्होंने नकली पहना था। क्या आप एक सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहते? लोग इस तरह से डेब्यू करने के लिए आपको हीन दृष्टि से देखेंगे। अपने सिर पर खून की लहर महसूस करते हुए ली जिनरान ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं तुम्हें एक ईमानदार सलाह दे रहा हूं ताकि तुम पूरे देश के सामने शर्मिंदा न हो। अपनी जगह पहचानो और संकेत समझो। अब कालीन से हट जाओ। ये सोचने के लिए कि यह भद्दी चीज़ एक स्टार बनने और इस तरह से अपनी शुरुआत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ली जिनरान को स्पष्ट रूप से याद है कि शेन शी ने अपने पति और उनकी तरह एक सेलिब्रिटी बनने के लिए आंसुओं के साथ नेशनल आइडल में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी। सुश्री ली, मैं आपको भी एक सलाह देता हूँ। दूसरों को हराने के लिए किसी भी साधन और गंदी चाल का सहारा न लें। कई लोग ऊन के लिए बाहर जाते हैं और ऊन काटकर घर आते हैं। शेन शी ठिठुरते हुए मुस्कुराया। ली जिनरान इसे खोने ही वाले थे लेकिन उन्होंने सवाल जारी रखा। ये गोंगजी थी, है ना? उसने तुम्हें ऐसा करना सिखाया। उसने तुम्हें कपड़े दिए। यदि आप साफ सुथरी स्लेट के साथ शोबिज में जगह बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उससे दूरी बनाए रखें। शेन शी पर नॉकऑफ गोंगजी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। गोंगजी, वह कुतिया, विधर्म में पढ़ना पसंद करती थी। उन्होंने अपनी शुरुआत की और कुछ अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक के साथ अपने अफेयर के खुलासे के कारण सार्वजनिक सुर्खियों में आईं। प्रशंसक आजकल मनोरंजन में बेदाग मशहूर हस्तियों का समर्थन करते हैं और घोटालों में शामिल लोगों से घृणा करते हैं, विशेषकर नवागंतुकों से। एक बार किसी घोटाले से जुड़ जाने के बाद व्यक्ति को जनता के हाथों अपमानित होना पड़ेगा। पदार्पण की बात तो दूर की बात है। दूसरे शब्दों में, गोंगजी ली जिनरान को हराने में असमर्थ थी, इसलिए वह दूसरी रणनीति में चली गई और शेन शी बव्वा को सिखाया कि वह अपनी पोशाक का एक नॉकआउट संस्करण पहने ताकि उसका पीछा किया जा सके, साथ ही उसकी नसों पर काबू पाया जा सके और उसे नीचे गिराया जा सके। अध्याय 238, झूठा झूठा पैंट में आग। आप नकली के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन नॉकऑफ किसने पहना है, इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। शेन शी ने अपने होठों पर खून की प्यासी मुस्कान बिखेरी। ली जिनरान को शेन शी की निगरानी में अपराध की भावना घर करती हुई महसूस हुई। सुश्री कएनी ने मुझे वह गाउन बेच दिया जो मैंने पहना है। यदि आप वास्तव में अपने दत्तक माता पिता की देखभाल करते हैं तो आपको उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। अब कालीन से हट जाओ। वह जानती थी कि वह लड़का वास्तव में उसके मूर्ख दत्तक माता पिता की परवाह करता है, भले ही यह शर्मनाक हो। यह मेरी अपनी शर्मिंदगी है, शेन शी हंसे। इसके अलावा वे कभी यह नहीं सोचेंगे कि मैं शर्मिंदा हूँ। मैं हमेशा उनका गौरव रहूंगा। ली जिनरान ने अपने भींचे हुए दांतों से फुसफुसाया क्योंकि वह इसे खोने वाली थी। क्या आपको लगता है कि गोंगजी आपका कुछ भला कर रही है और आपकी मदद कर रही है? वह आपसे झूठ बोल रही है और आपका इस्तेमाल कर रही है। गोंगजी एक षड्यंत्रकारी छोटा कुतिया था और शायद उस लड़के का फायदा उठाया जा रहा था और उसे इसका एहसास भी नहीं था। क्या वह जानती थी कि गोंगजी किस तरह का व्यक्ति था? गोंगजेट के साथ मिलकर काम करने से शेन शी पूरी तरह से रोमांचित हो गया।
मैं उससे धोखा खाने को तैयार हूँ। शेन शी चमककर मुस्कुराया, जी जान से। अपने गुस्से को निगलते हुए ली जिनरान ने अपने दांत पीस लिए और अपना तुरुप का पत्ता खींच लिया। अभी उतरो, मैं स्टार बनने के, तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शेन शी ने कंधे उचकाए। हालांकि मेरे सपने बदल गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ली जिनरान अवाक थे। सुरक्षा परिधि के पीछे पत्रकारों और प्रशंसकों ने पंख वाले प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस में दो महिलाओं को चलते और बातचीत करते हुए देखा। वे इतने चिंतित थे कि वे चाहते थे कि वे उड़ सकें और उनकी बातचीत सुन सकें। शोबिज में एक प्रसिद्ध पंक्ति थी, क्लैशिंग आउटफिट कोई बुरा सपना नहीं था, लेकिन जिसने भी इसे नहीं पहना उसके लिए यह अजीब था। महिलाएं बदसूरत नहीं थीं और अपने तरीके से सुंदर थीं। हालांकि लड़की ली जिनरान से कहीं अधिक सुंदर थी। उसके व्यवहार, आकर्षण, यौवन और प्राकृतिक युवा कोलेजन से भरा चेहरा ली जिनरान को छाया में रखता है। क्या आपको नहीं लगता कि वह लड़की सुश्री ली से अस्वाभाविक समानता रखती है? उद्धरण चिन्ह। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? मैं कहने ही वाला था कि वे कितनी एक जैसी दिखती हैं। वे माँ और बेटी की तरह हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि वे माँ और बेटी हैं। क्या सुश्री ली की बेटी का नाम सु रुओवन नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ओह, आपका मतलब उस व्यक्ति से है जिसे प्रचारित किया गया है? वह बहुत बदसूरत है और मैंने वास्तव में सोचा कि वह मूवी स्टार की सुश्री ली और मिस्टर सू की जैविक बेटी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पत्रकार दो चीज़ों की गपशप करना चाहते थे, इस सवाल के अलावा कि असली और नकली किसने पहना था। मीडिया को ये जानने में दिलचस्पी थी कि क्या ली जिनरान और शेन शी बहनें थीं या माँ और बेटी थीं, क्योंकि वे एक जैसी दिखती थीं। इतनी कड़ी सुरक्षा के कारण पत्रकार चाहकर भी रेड कारपेट में घुसकर यह सवाल नहीं कर सकते थे कि असली फेदर्ड प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस किसने पहनी है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? ली जिनरान अधिक मृदुभाषी नहीं हो सकते थे। वह किसी को भी अपनी योजनाओं को बर्बाद नहीं करने देगी। ली जिनरान यहाँ और अभी हार या असफल नहीं हो सकते थे। शेन शी ने नरक में जाओ कहने से पहले अपनी दयालु और मासूम आंखों से मीठी मुस्कान बिखेरी। ली जिनरान शेन शी को एक थप्पड़ मारने और उसे अपने बड़ों से बात करने के बारे में एक या दो बातें सिखाने की इच्छा से लगभग हार गई थी, चूंकि उससे बात करने का कोई मतलब नहीं था। ली जिनरान ने धमकियों का सहारा लिया। क्या आपको लगता है कि पत्रकार आप पर या मुझ पर भरोसा करेंगे? उद्धरण चिन्ह। जो कुछ भी। शेन शी उदासीनता से मुस्कुराया। साफ हाथ को धोने की जरूरत नहीं है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सुश्री ली। उद्धरण चिन्ह। एक कोने में दो पत्रकार सुरक्षा रेखा से आगे निकल गए और रेड कारपेट से टकरा गए। अध्याय 239 असली और नकली का निर्धारण करें। जल्द ही अधिक पत्रकारों ने भी इसका अनुसरण किया। सुरक्षा गार्डों ने पत्रकारों को प्रत्यक्ष समाचार प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने दिया क्योंकि वे उन्हें रोक नहीं सके। शेन शी और ली जिनरान पत्रकारों से घिरे हुए थे, जो उनके चेहरे पर माइक्रोफोन दबा रहे थे। क्या हम पूछ सकते हैं कि नकली किसने पहना है? उद्धरण चिन्ह। सुश्री ली। क्या आपने नॉकऑफ पहना है? उद्धरण चिन्ह। मैडम, आपने असली पहना है या नकली? उद्धरण चिन्ह। आलोचना से बचते हुए पत्रकार इन दो टूक सवालों के साथ सीधे मुद्दे पर आ गए। शेन शी हंसे। मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरा मूल है। ली जिनरान शालीन और शांत रहे। मैं निश्चित रूप से मूल पहन रहा हूं। हर्ज एक नॉकऑफ था। हालांकि दुष्ट बव्वा मूल भी नहीं पहन सका। पंखयुक्त प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस वाई नेशन के राजघरानों को उधार दी गई थी। अभिजात वर्ग अभी इसे वाई
राष्ट्र में एक शाही समारोह में पहन रहा था। पोशाक संभवतः यहाँ नहीं हो सकती। रिपोर्टर यह नहीं बता सके कि कौन सी असली डील थी और कौन सी नॉकऑफ, क्योंकि कपड़े टी शर्ट के समान दिख रहे थे। भले ही सुश्री कैनी यहाँ होती, वह शायद पोशाक को अलग नहीं बता पाती। सुश्री ली, आप कहती हैं कि आपने असली पहना हुआ है। क्या आपके पास इसे साबित करने के लिए कुछ है? रिपोर्टर ने ली जिंगरान से सवाल किया। ली जिंगरान परेशान दिख रहे थे। आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह काला है या सफ़ेद? क्या मैंने वर्षों से ऐसे तुच्छ मामलों में कभी गलती की है? उद्धरण चिन्ह। नकली कपड़े पहनने के बावजूद वह लड़का निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थी नहीं था। क्या गोंगजी ने उसे साहस दिया? क्या शेनशी को नहीं पता था कि यह घोटाला उसे हमेशा के लिए गुमनामी में डाल देगा, जिससे उसके डेब्यू करने का मौका ही छीन जाएगा? एक लोकप्रिय स्टार बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मिस, आप कैसे साबित कर सकती हैं कि असली चीज़ आपकी ही है? एक रिपोर्टर ने शेनशी से पूछा। शेनशी मुस्कुराया, मैं स्वयं प्रमाण हूँ। ली जिनरान शेनशी के तनावग्रस्त होने के कारण हाइपरवेंटिलेट हो रही थी। शेनशी ने दुस्साहस और बेशर्मी अपने दत्तक माता पिता से सीखी होगी। खैर, उस लड़की के गाल पर केवल असंस्कारी और अशिक्षित ही तंज कस सकते थे। वह देखना चाहती थी कि ली जिनरान कैसे साबित करने जा रही है और पत्रकार उन दोनों में से किसे चुनेंगे। थोड़ी दूरी पर गोंगजी और फू की गए एक के बाद एक कार से बाहर निकले और रेड कारपेट पर चले गए। मीडिया का ध्यान तेजी से उन पर गया। एक अच्छे जोड़े को कौन नहीं देखेगा? जब दोनों एक साथ नजर आए तो यह आंखों के लिए एक सुखद अनुभव था। हर कोई जानता था कि सुश्री कैनी मिस्टर फू मूवी स्टार की स्टाइलिस्ट थीं। रेड कारपेट पर सुश्री गोंग का लुक भी सुश्री कैनी के हाथों से आया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या दोनों असली सौदे और नकली सौदे के बीच अंतर बता सकते हैं। मिस्टर फू, किसी ने सुश्री कैनी के काम का मजाक उड़ाया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। सुश्री गोंगजी, अफवाह है कि आज आपका लुक सुश्री कैनी द्वारा बनाया गया है। क्या आप यह निर्धारित करने में सक्षम हैं कि असली फेदर्ड प्रिज्म इल्यूशन ड्रेस कौन सी है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर फू, क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ असली है और कौन सी नकली? उद्धरण चिन्ह। मधुमक्खियों की तरह पत्रकार इस जोड़ी के चारों ओर झुंड में आ गए। घटनास्थल पर पूरी तरह अराजकता थी। भगवान ही जानता है कि आयोजकों पर क्या बीत रही थी कि उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने या पत्रकारों को डांटने तक की कोशिश नहीं की। मीडिया ने वैसा ही किया जैसा उन्हें साक्षात्कार से अच्छा लगा। बेशक, मैं करता हूँ। सुश्री कैनी वह व्यक्ति हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैं उस व्यक्ति पर आसानी से कार्रवाई करूंगा जो उनके काम को मूल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा है। यह व्यक्ति सुश्री कैनी को क्या समझता है? ये स्पष्ट रूप से उसका फायदा उठा रहा है। गोंगजी क्रोधित थे। अध्याय 240। मैं कैनी हूँ। गोंगजी का बयान सुनकर पत्रकारों को संदेह हुआ। फू किंगे पूरे समय चुप रहा, लेकिन जब शेनशी की ओर देखता तो उसकी ठंडी आंखें नर्म हो जातीं और उसके होंठ उसे सांत्वना देने के लिए मुड़ जाते। साक्षात्कार के दौरान ये जोड़ी चलती रही और जल्द ही वे शेनशी और ली जिनरान के पास पहुंच गए। पत्रकारों ने गोंगजी पर उत्सुक और आशा भरी नजर डाली। सुश्री गोंग, हमें बताएं, उनमें से किसने असली पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस पहनी है? उद्धरण चिन्ह। गोंगजी ने शेनशी की ओर इशारा करने से पहले ली जिनरान को देखकर मुस्कुराया। यह मूल है। ली जिनरान को ये पता था। शेनशी के लिए बेशर्मी से नॉक ऑफ ड्रेस पहनना गोंगजेट के निर्देशों के
अनुरूप होना चाहिए। उसने ऐसा सोचा। ली जिनरान ने उपहास किया और खट्टा रूप दिखाया। सुश्री गोंग, आप इतनी आश्वस्त क्यों हैं? आप मुझे बदनाम करने की कोशिश करने के लिए नकली पोशाक बनाने में भाग ले सकती थीं। उद्धरण चिन्ह। ये नासमझ मनोरंजन पत्रकार सभी एक जैसे थे। ये सुनकर वे सचमुच गपशप में शामिल होना चाहते थे। शोबिज में ये कोई रहस्य नहीं था कि सुश्री गोंग और सुश्री ली प्रतिद्वंद्वी थे जिन्होंने कभी आमने सामने नहीं देखा। ओह, मीडिया उन्हें एक बड़ी लड़ाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था ताकि उनके पास लिखने के लिए और अधिक नाटक हो। वे ऐसे कलाकारों से प्यार करते थे जो संघर्ष कर रहे थे और मुठभेड़ों पर गंदगी फेंक रहे थे। सुश्री ली, आपका क्या मतलब है? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। मैं केवल सच की बात कर रहा हूँ। गोंगजी ने उत्तेजक मुस्कान दी। क्या सुश्री कई नी के लिए अपना काम आप पर डालने के बजाय खुद पहनना अजीब है? उद्धरण चिन्ह। ली जिनरान का दिमाग खाली हो गया। क्या सुश्री कई नी कौन थीं? ये मनोरंजन पत्रकार पकड़ने में तेज थे और 1 मील दूर से गपशप सूंघ सकते थे। एक बार जब उन्हें इसकी तस्वीर मिल गई कि क्या हो रहा है, तो पत्रकारों ने शेन शी को घूरकर देखा और अविश्वास से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मिस, क्या आप सुश्री कई नी हैं? उद्धरण चिन्ह। सुश्री कई नी, रेड कार्पेट पर आपके काम की नकल पहनने वाले के बारे में आपके क्या विचार हैं? उद्धरण चिन्ह। सुश्री कई नी, सुश्री ली के शब्दों में, उन्होंने कहा कि आपने उन्हें पोशाक बेच दी। आपको इस बारे में क्या कहना है? उद्धरण चिन्ह। दुनिया में केवल एक ही पंख वाली प्रिज्म इल्यूजन ड्रेस है। शेन शी ने ली जिनरान की ओर रुख किया और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। मैंने कभी भी सुश्री ली को पोशाक नहीं बेची। सुश्री ली ने न केवल झूठ बोलकर मेरा अपमान किया है, बल्कि उन्होंने कुछ कहानियां भी गढ़ीं। शाबाश। ली जिनरान का सिर चकरा रहा था क्योंकि वह शून्य हो गई थी और सब कुछ भूल गई थी। जब वह वहीं जमी हुई थी, तो पत्रकार मक्खियों की तरह उस पर टूट पड़े। असंभव, ये कैसे हो सकता है? शेन शी, लड़का कई नी कैसे हो सकता है? ली जिनरान को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। यह उसका नहीं हो सकता, वह झूठ बोल रही थी। पत्रकारों ने ली जिनरान को उपहास, अवमानना और संशय की नज़रों से देखा। उनकी खूबी स्थिति को बिगाड़ना और घाव पर नमक छिड़कना थी। सुश्री ली, आपको नकली गाउन क्यों पहनना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सुश्री ली, क्या आपने सुश्री गोंगजी को मात देने के लिए नॉकऑफ लगाया था? उद्धरण चिन्ह। सुश्री ली, मुझे आशा है कि आप मुझे सीधा उत्तर देने में सक्षम होंगी। आप शोबिज में एक सम्मानित दिग्गज हैं। क्या आपको ऐसा करना शर्मनाक नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। भावनाओं का ज्वार महसूस करते हुए ली जिनरान ने अपनी आंख के कोने से शेन शी की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान की एक झलक देखी। उसे अपने गले में एक गांठ महसूस हुई और मुंह से खून निकला और फिर अंधेरे के समुद्र में बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उद्धरण चिन्ह। सुश्री ली, उद्धरण चिन्ह। चिकित्सक को बुलाओ। सुश्री ली बेहोश हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके सिर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया और खून बहता देख पत्रकार स्तब्ध और व्याकुल हो गए। निश्चित रूप से वे प्रत्यक्ष गपशप चाहते थे, लेकिन जीवन की कीमत पर नहीं।